जब हम लोग डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को दोनों को बैलेंसिंग की बात करते हैं तो गवर्नमेंट हमेशा इस चीज़ को देख रही है कि कैसे बैलेंसिंग एक्ट की जाए। हमें गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, रेगुलेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। पॉलिसी बनी, उसका क्या इम्पैक्ट आया। वी हैव टू इंश्योर दैट आवर प्रॉब्लम्स बिकम पॉलिटिकल इशू। एयर पोल्यूशन शुड बिकम अ पॉलिटिकल इशू इन दिल्ली, which still is not. कैसे बनती हैं सिविल सोसाइटीज, क्या रोल हो सकता है उनका। Healthy civil society is very important in democratic country like ours. Climate change is a Western phenomena. It is also, I feel, a big opportunity for India. So it is definitely, I would say, one of the successful initiatives done by any government. दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं अनुराग वाजपेयी, आपका होस्ट, और मेरे साथ में है मेरे गेस्ट शाश्वत सिंह जी। शाश्वत, वेलकम टू जीटी लॉग पॉडकास्ट। थैंक यू। दोस्तों, आज हम लोग पब्लिक पॉलिसीज और उनका आम जनमानस पे किस हिसाब से इम्पैक्ट या इफेक्ट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट का एक्सपीरियंस, नीति आयोग, फिर इस तरह के जो भी और संस्थाएं हैं। अभी आप इंडिया फाउंडेशन का करंटली में काम कर रहे हैं, बट इसके पहले उन्होंने बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स में और संस्थाओं में काम किया है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं शाश्वत, आपका एक्सपीरियंस। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जो करियर है फ्रॉम स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो कि आपने शुरुआत की, फिर एकदम से करियर में चेंज भी आया, तो वो जो शिफ्ट है टुवर्ड्स द पब्लिक पॉलिसी, वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी जानना चाहते हैं कि कैसे आपका आया। तो प्लीज, ओवर टू यू। Thank you, Anurag ji, and I'm very grateful to you for inviting me to this podcast, and I look forward to interacting. I look forward to sharing my views with the audience through this particular podcast. So yes, you are right. I started as a management professional. मैंने IRMA, Institute of Rural Management, आनंद, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मास्टर्स डिग्री, और फिर मैंने करियर एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट शुरू की। इट स्टार्टेड विद NDDB डेयरी सर्विसेज। वहां से फिर मैंने थोड़ा टाइम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपना टाइम दिया, बट उसके बाद मेरे करियर में एक चेंज आया, जहां मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल से पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल बना, और मैंने नीति आयोग जब ज्वाइन किया। So in Niti Aayog, I worked. I would say why if I can answer as you wanted to know कि मैंने नीति आयोग कैसे ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया, being a management professional. So I think अगर आप मेरा उसके पहले का दो एक्सपीरियंस देखेंगे, तो I was in a remote area of India. I was trying to understand क्या challenges होते हैं। मैंने रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, तो एक जो ऐसे उसके पहले भी मेरा गांव आना जाना लगा रहता था, बट उस समय मैं समझा कि एक्चुअली क्या चैलेंजेस हैं विलेजेस में। मैंने फील्ड वर्क मैंने गया डिस्ट्रिक्ट बिहार के वहां पे किया था। मैं 2.5 महीने वहां रहा, एंड इट वाज एट दैट टाइम आई कुड अंडरस्टैंड दैट कितने चैलेंजेस हैं एक रूरल लाइफ में। तो बाय चांस कैंपस प्लेसमेंट के समय NDDB ज्वाइन करने का मौका मिला, और वहां से मेरी वो ग्रास रूट्स कनेक्शन वाली जर्नी शुरू हुई एज अ प्रोफेशनल। और जब मैंने लगभग 3-3.5 साल वहां काम कर लिया था, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि, और तब तक नीति आयोग में एक यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम की वैकेंसी आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करूं, बिकॉज ग्रास रूट्स का एक एक्सपीरियंस है, एंड maybe if I could get into this top level policy advisory body of government of India, I think I would be able to make a significant contribution to the way policies are being made. फिर अप्लाई किया, इंटरव्यूज हुए 2 राउंड्स के, एंड आई एंटर्ड। तो वो एक थॉटफुल डिसीजन था कि अपने जो ग्रास रूट्स की मेरी लर्निंग्स हैं
उनको मैं कैसे नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग टेबल पे रख सकूं। बाय गॉड्स ग्रेस उसका मौका भी मिला। हालांकि वो सेक्टर थोड़ा सा मेरा अलग था, वहां मैंने ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे ज्यादा काम किया। फिर रूरल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी काम करने का मौका मिला। बट आई फील दैट आई वाज एबल टू give my best as a professional with good, I would say, rich grassroots experience. And that was also appreciated by senior officers of the government. And it was then I realized that I'm really enjoying policy making career. So after that, अगर आप उसके बाद की मेरी करियर की ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो it has been a balance of both. जैसे अभी फिर मैं थोड़ा सा पॉलिसी एडवाइजरी के साइड में हूँ, बट इसके पहले आई वाज अगेन एट द ग्रास रूट्स। आई वाज अगेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ कम्युनिटी, व्हाट आर द चैलेंजेस पीपल आर एक्सपीरियंसिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। और फिर उसको अब मैं वापस जब पॉलिसी नोट्स बनाता हूँ तो अगेन दोज लर्निंग्स हेल्प मी अ लॉट इन मेकिंग आई वुड से अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ नोट। वेरी इंटरेस्टिंग, या वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी शाश्वत यू हैव। एक क्वेरी जो मुझे दिमाग में आ रही है कि जैसे इरमा से आपने मास्टर्स की शिक्षा अर्जित की जी, जनरली इस इंस्टीट्यूट का रूरल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है जी, चाहे पॉलिसी रिलेटेड हो या एक्चुअल इम्पैक्ट्स भी रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कॉन्सेप्चुलाइज होते हैं, बहुत सारा फंड भी CSR के थ्रू इस की जो रिसर्च वर्क है उसके थ्रू जाता है जी। हाउ डू यू परसीव कि इस एरिया में जहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ की लगभग 60% जनता रहती है और वहाँ पे माइग्रेशन एक कंपोनेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शहर के लोग ज़्यादा मतलब रिच हैं और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो शहर के लोगों को देख करके बढ़ती जा रही हैं। तो माइग्रेशन एक अपने आप में कल्चरल कंपोनेंट बनता जा रहा है। इवन ये भी है कि रूरल एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर में उनका ऑक्यूपेशन है, काम करते हैं और फिर जो भी समय बचता है वो शहर में आकर के लेबर या इस तरह के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं या एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो हिस्सा लेते हैं ताकि घर की जो आय है वो बढ़ा सकें। जी, आपको ऐसा लगता है कि मतलब इस तरह के जो प्रोग्राम है, सिंस आपने नीति आयोग में भी काम किया है, तो ऐसी क्या चीज़ हो जाए ताकि रूरल एरिया की जो इकोनॉमी है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए? और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक वहाँ के लोग शहरों में पलायन होते रहेंगे, माइग्रेट होते रहेंगे, तब तक शायद शहरों के ऊपर भी एक एडिशनल बर्डन की तरह है। बिल्कुल। और गाँव में अगर यूथ निकल करके बाहर आ गया तो फिर गाँव की जो इकोनॉमी है वो भी नहीं ग्रो करेगी। जी। तो मतलब एक सिंगल पॉइंट जो कि आपको लगता है कि आज के समय में सिंस यू हैव 10 years ऑफ और डिकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग आपकी इरमा से हुई, तो वो ऐसा क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या नीति आयोग को पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो सके, बिल्ड हो सके ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 2 decades टाइम? इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इस ओर ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया है और काम भी शुरू हो गया है। गवर्नमेंट के साथ साथ और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो फिलांथ्रोपीज हो, सबका ध्यान इस ओर है। और टू मेक विलेजेस सफिशिएंट इन देमसेल्व्स, उस थिंकिंग पे ऑलरेडी काम हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात क्या है, माइग्रेशन क्यों होता है? आपने राइटली आइडेंटिफाई किया कि एक तो वो एक एस्पिरेशन है कि शायद सिटी में हम जाएंगे तो बेटर लाइफस्टाइल होगा, और दूसरी बात ये भी है कि विलेजेस में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। करेक्ट। तो लोगों के पास बहुत बार ऑप्शन बचता भी नहीं शहर में पलायन करने के अलावा। आई थिंक वन थिंग दैट वी नीड टू डू इन अ बिग वे इज हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की जरूरत है। जो एग्रीकल्चर है उसको हमें लक्रेटिव बनाने की जरूरत है, और साथ में जो अलाइड सेक्टर्स हैं जैसे डेयरिंग हो गया, फिशरीज हो गया, इस तरह की चीजों को भी अगर हम स्ट्रेंथन करें, हर स्टेट्स की अपनी यूनिकनेस है, बट उनको ध्यान में रख के अगर हम स्ट्रेंथन करें अलाइड एक्टिविटीज को भी, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम पलायन को रोक सकेंगे। बिकॉज मैं आपको बताऊं तो
मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये भी मौका मिला है कि मैं इवन जो माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं डेस्टिनेशंस पे, उनसे भी बात करने का मुझे मौका मिला है। और मैंने ये रियलाइज किया है कि इवन वो शहर में उनको पता है कि शहर की क्या क्या समस्याएं हैं। फॉर इंस्टेंस पोल्यूशन, आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव वगैरह में जाएं और आप लेबरर्स से बात करें, वो आपको बताएंगे कि हाँ एटलीस्ट हमारे गांव में कम से कम साफ हवा पानी तो मिल जाती है। तो दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि प्रोबेबली सिटीज आर नॉट एज एस्पिरेशनल एज देम, लाइक जो कि पहले जो जैसा वैसा है नहीं। हाँ वैसा है नहीं। तो उसमें उनकी सोच में भी वो बदलाव है। और वो लोग बोलते हैं कि अगर हमें हमारे गांव में अच्छा हमारा संसाधन हमें मिल जाए जिससे हमारी आय बढ़ सके, थोड़ा बेटर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज हो जाए जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अगर हम बीमार पड़े तो वहां जाकर अपना इलाज करा सके, तो शायद कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है उनके लिए अपना सब कुछ वहां से छोड़ के बिल्कुल उखड़ कर एक नई जगह पर आना और बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए अपना जीविकोपार्जन करना। आई थिंक वो भी उसको बहुत इंजॉय नहीं करते या बहुत एस्पायर अब उसके लिए शायद नहीं करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट ने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया है, रूरल एरियाज में भी काफी हद तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफी इंप्रूव हो गए हैं। जब मैं इरमा में पढ़ता था एंड 2009 में जब मैं फील्ड वर्क के लिए गया था, एंड इफ आई विजिट द सेम लोकेशन टुडे आई सी ह्यूज चेंज एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट। बट हमें लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को और बूस्ट करने की जरूरत है ताकि यूथ हमारा वहां रहे। वेरी नाइस पर्सपेक्टिव। आई थिंक बिल्कुल आई टोटली एग्री कि अगर लोकल लेवल पे या गांव लेवल पे लोगों के पास में साधन अवेलेबल हो, मुहैया कराया जाए कि उनको एक इनकम जो कि उसका सोर्स डिफाइंड हो, परमानेंट हो और वो लगातार हो, सतत हो, उसमें कोई इंटरप्शन ना हो जी, तो शायद लोगों को वहां से निकलने की जरूरत इन जनरल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स मे बी आई थिंक अदर पॉलिसी एरियाज, आपने एक बुक भी लिखी है शाश्वत, ग्रीन टैक्स सस्टेनेबल या क्लाइमेट टैक्सोनॉमी पे। जी, वो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है। जी जी। तो मतलब इसको क्लाइमेट टैक्सोनॉमी क्या है कि बहुत ही वाइड सा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है जी। मतलब इसको ब्रेक इट डाउन करें तो मतलब व्हाट आर द मे बी आई थिंक 2-3 एस्पेक्ट व्हिच दिस पर्टिकुलर आर्टिकल कवर्स। तो देखिए, इस बेसिकली ये आर्टिकल जो था मेरा, ये अभी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक ड्राफ्ट टैक्सोनॉमी रिलीज की थी, तो उस पे बेसिकली ये मेरी कमेंट्री है। टैक्सोनॉमी गवर्नमेंट ने बेसिकली इसके लिए लाया ताकि क्लाइमेट फील्ड में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं मतलब वो जेन्युइन हो, प्रॉपरली क्लासिफाइड हो, वो मतलब ग्रीन वॉशिंग प्रिवेंट करने का वो एक तरीका है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए, ये बहुत टाइमली इनिशिएटिव है, बहुत राइट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो उसमें ही बेसिकली मेरी वो कमेंट्री है जिसमें मैंने ये बात करने की कोशिश की है कि उसको और हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक डोमेन में डाला था फीडबैक लेने के लिए फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड राइट नाउ आई थिंक इट इज नाउ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट। सो आई जस्ट ऑफर्ड सम सजेशंस कि उसको हम किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। सो इट वाज जस्ट अ कमेंट्री on that particular initiative of the government. Okay, but इसी सब्जेक्ट को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं जी। We have seen lot of instances recently, जैसे उत्तराखंड में चाहे वो बादल फटना हो, फ्लड हो, एक्सेसिव रेन हो या हीट आइलैंड की जो भी इंस्टेंसेस हैं, कहीं पे 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है टेम्परेचर। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे लाइफ स्टॉक का भी नुकसान है और नॉर्मल जो एसेट्स हैं लोगों की वो तो खैर नुकसान में हो ही रहे हैं, पूरे के पूरे विलेज ही तबाह होते जा रहे हैं। पंजाब में भी बारिश हुई, उसमें हजारों विलेजेस खत्म हो गए। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं कि क्लाइमेट रेजिलियंस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सा बनता जा रहा है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारी रिसर्च करना है, क्योंकि एक तो ग्लोबल फिनोमिना भी है लोकल होने के साथ साथ, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मतलब जो थिंक टैंक्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस इस एरिया में काम कर रही हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है जी।
तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें पॉलिसी पर्सपेक्टिव से मतलब अगर 2-3 स्टेप्स बताएं कि क्या-क्या प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? तो इसमें एक तो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट ये काम कर रही है, हम नेशनल अडैप्टेशन प्लान डेवलप कर रहे हैं। ओके। सो अगेन इट इज स्टिल अंडर द प्रिपरेशन फेज, अभी इसे बनाया जा रहा है। So this will be, I would say, a seminal initiative on part of our government. But climate resilience की हम बात करें तो अकेले सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। इसमें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की बहुत जरूरत है। पॉलिसी मान लीजिए कि नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाया, ठीक है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी वो गवर्नमेंट सिस्टम है उसके थ्रू भी होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी या लास्ट माइल उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो या वो पॉलिसी पूरे लास्ट माइल में अच्छे से इंप्लीमेंट हो, उसके लिए सिविल सोसाइटी का एम्पावर्ड होना, सिविल सोसाइटी का एक्टिव होना बहुत आवश्यक है। सो ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू कम टुगेदर। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने डेवलप किया है वो एक विजन देता है, अडैप्टेशन प्लान है, या जो हमारा विजन एक्शन डॉक्यूमेंट जो नीति आयोग ने प्रिपेयर किया था, ऑल दीज गिव ले अ विजन and they lay what needs to be done, but ultimately it is the people who are at ground, they have to implement it, whether it is government, whether it is civil society, whether it is the community itself, सबको implement करना है, तभी वो जाकर वो जो विजन है, वो पॉलिसीज हैं, वो सक्सेसफुल होंगे, वरना वो कागज पे रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट का तो क्लियर है मैंडेट और वो लोग उस पे कर रहे हैं। इवन यूएन या मल्टीलैटरल लेवल पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें सो वी हैव अ स्पेशल सेंडाई फ्रेमवर्क। हमारा क्लाइमेट में बात करें तो वी हैव पेरिस अग्रीमेंट। तो वो सब चीजें हैं, बट उनको लोकलाइज करने की बहुत जरूरत है। जब मैं नीति आयोग में था, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स हमने बनाया था और एसडीजी लोकलाइजेशन पे हम बहुत फोकस करते थे। तो वो होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर चलते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इज द सोल डिसाइडर, वैसा नहीं होता। एवरीवन, द गवर्नमेंट थिंक्स, नीति आयोग थिंक्स दैट वी नीड टू टेक एवरीवन अलोंग। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सो ऑल हैव टू ट्राई टुगेदर टू रियलाइज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। सो दैट इज हैपनिंग, बट वी नीड टू स्ट्रेंथन इट अ लॉट, स्पेशली एट द ग्रास रूट्स लेवल। डिजास्टर्स की भी हम बात करते हैं तो इट इज अल्टीमेटली पीपल हु आर एट द ग्राउंड, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। उनका रोल है। आपने जैसे एग्जांपल दिया उत्तराखंड की, आप बात कर रहे थे फ्लड्स की, या और भी जो आपने एग्जांपल दिया क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, अल्टीमेटली कम्युनिटी हेल्प तो थोड़ा सा देर लगता है पहुंचने में। पहले तो कम्युनिटी को ही रेडी होने की जरूरत है कि कैसे वो उस पर्टिकुलर जो आपदा आई है उसको कैसे मैनेज कर सके, और बाद में उनको सहायता थोड़ी देर से पहुंचती है, थोड़ा तो टाइम का गैप होता है। सो वी नीड टू strengthen people at the grassroots at some of these disaster prone areas. इसमें 2-3 चीजें हैं शाश्वत जो मुझे लगती हैं। एक तो क्या है कि इन जनरल लोगों का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दीज मे बी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज इतनी अवेयरनेस है नहीं जी, है ना। पीपल आर सो बिजी इन देयर डे टू डे लाइव्स और कोई ऐसी सिस्टम नहीं है। यू मेंशन्ड सिविल सोसाइटीज, कम्युनिटीज, बट सबको एक साथ लाना, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जगह पे जो भी क्राइसिस हो रहे हैं या जो इश्यूज हो रहे हैं उसमें लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, बट जब वो इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गए हैं उसके बाद, ठीक है, वो तो बाय नेचर भी बात है कि उसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, उसमें सिविल सोसाइटी का भी रोल है, उसमें कम्युनिटी भी आगे बढ़ती है, बिकॉज there is already a disaster which has happened. Right. I think the intent is to develop the ecosystem where the people should participate to prevent such issues. I'll also give an example. जहाँ पर भी जैसे अभी देहरादून में भी बादल फटने की इंसिडेंट हुई जी, we got to know कि जहाँ पर सहस्त्रधारा रोड बनी हुई है वहाँ पहले एक वाटर स्ट्रीम थी जी, अब वो खत्म हो गई, उस पे अर्बन डेवलपमेंट हो गया, वहाँ पे
से पास होते हैं, गवर्नमेंट जानती थी पहले भी कि वहां पे ऐसा था, अब उसके बाद अगर प्लॉटिंग हो रही है या वहां पे घर बन रहे हैं या बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसका मतलब है कि ये कभी ना कभी तो सिचुएशन आनी ही है। तो मतलब अब ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को दोनों को बैलेंसिंग की बात करते हैं, क्योंकि मतलब ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, तो गवर्नमेंट हमेशा इस चीज़ को देख रही है कि कैसे बैलेंसिंग एक्ट की जाए। उसलिए इस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस रिलेटेड हों, बट उसका ये भी ध्यान है कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, सबको घर भी चाहिए, पक्का घर भी चाहिए, एक घर के बाद उसको दूसरा घर भी चाहिए, लोगों की फैमिलीज का साइज बढ़ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें वैसी हैं जो कि साथ में साथ ही चलनी हैं। तो बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए बेस्ट पॉलिसीज इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं? 2-3 तो आपने बताया कि क्लाइमेट मतलब कम्युनिटी को आगे बढ़ना है, बट गवर्नमेंट की तरफ से में ठोस कदम क्या हो सकते हैं या क्या कर रही है एज ऑफ नाउ? मुझे लगता है एक जो कि ऑलरेडी विच इज ऑलरेडी बीइंग इम्प्लीमेंटेड, हमें अपना गवर्नेंस जो है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ओके। जैसे आपने ही अभी एग्जांपल दिया कि वो सहस्त्रधारा का कि इंक्रोच कर लिया, फ्लड प्लेन्स इंक्रोचमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। आप लखनऊ से हैं, लखनऊ में आपको पता होगा वो जो कुकड़ैल वाला एरिया है वहां पे भी इंक्रोचमेंट था, जहां पे अभी वेरी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसकी क्लियरिंग की है। इट इज अ प्रॉब्लम इन दिल्ली ऑल्सो। मुंबई में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने वो लैंड रिक्लेमेशन वो रिवर को ही रिक्लेम कर लिया। वो मिथी रिवर वहां एक बहती थी जो कि शायद अब एक नाला बन चुकी है। एंड वी नो व्हाट हैपेंस एवरी ईयर ड्यूरिंग रेन्स इन मुंबई। तो वो नदी का तो है, शायद पानी को हम रोक नहीं सकते, और नदी जो है वो अपना जो उसका एरिया था वो कभी ना कभी उसको क्लेम कर लेगी। एंड वी सी एवरी ईयर वी सी सच एग्जांपल्स। तो हमें गवर्नेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है, रेगुलेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि इन चीज, और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि वो अवैध बस्तियां आ जाती हैं, मतलब एक्चुअली उनका गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं होता, बट फ्लड प्लेन्स पे आप देखेंगे कि वी हैव गुड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कमिंग अप। सो आई थिंक वो जब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाए उसके बाद उसको टैकल करने से बेहतर है कि अगर हम शुरुआत में ही उसको टैकल कर लें, उसको हम पनपने ही ना दें, लेट अस निप इट इन द बड, देन आई थिंक वो बाद में जो गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होता है, लोगों को भी जो प्रॉब्लम होता है, वो काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब तक हम किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसते ना, हम रियलाइज नहीं करते कि अरे हम जो कर रहे हैं वो गलत है। सो आई थिंक वो चेंज, वो हमें अपने अंदर चेंज करने की जरूरत है, दैट वी डू नॉट, अब हम जाकर कहीं अवैध रूप से अपना घर बना ले और कल को वो नदी आकर आए और वो हमारा पूरा घर टूटकर बह जाए, बिखर जाए, वी कांट ब्लेम द गवर्नमेंट, एक्चुअली हमने ही गलत किया था। हाँ, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा और ज्यादा विजिल रहने की जरूरत है कि शुरुआत में ही आप इन चीजों को टैकल कर लें, और वो इस तरीके का जो फ्लड प्लेन्स वगैरह पे अवैध बस्तियां बसती हैं उनको आप शुरुआत में ही बिल्कुल रोक दें, तो वी कैन अवॉइड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। So that is there. Other thing is that we need to again empower community, make the residents aware that they can demand accountability from the government. ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग हम जानते नहीं है बहुत सारी चीजें, हम बस शायद वो ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन में हम गवर्नमेंट को हर चीज के लिए ब्लेम कर देते हैं, एंड दैट्स इट। We don't demand accountability as such from the government. उसके रीजंस एक हैं कि हमें बहुत बार पता भी नहीं होती कि एग्जैक्टली चीज क्या है, कहाँ हमारे क्या राइट्स हैं। तो इन सब जगहों पे सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल आता है। इट कैन एम्पावर द कम्युनिटी टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, एंड इफ यू क्वेश्चन द गवर्नमेंट विल बिकम मच मोर एफिशिएंट, बिकॉज वो फीडबैक या वो जब तक रिस्पॉन्स जनता से नहीं मिलेगा तब तक जो गवर्नमेंट मशीनरी है शायद उसको भी इंप्रूव करने के लिए वो फीडबैक ना मिलता हो। सो वी नीड टू स्ट्रेंथन, और वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। जस्ट अब्यूजिंग द गवर्नमेंट सर्व्स नो पर्पस। हाँ, अकाउंटेबिलिटी आप डिमांड कीजिए ना, अकाउंटेबिलिटी। तो आई थिंक सिटीजन को अवेयर होना बहुत जरूरी है, सिटीजन को एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है।
सिटीजन को जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। बारिश होती है, आधा गुड़गांव डूब जाता है, ठीक है, और वो हम सोशल मीडिया और वो सब आउटरीच होता है, बट हो गया, वो फिर खत्म हुआ, अगेन द लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। वैसे नहीं चलता। आप क्वेश्चन करो, आप अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो, फिर वो इश्यू बनेगा, लोग उस पर फोकस करेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का उस पर और ज्यादा ध्यान जाएगा कि कैसे इस समस्या से लोगों को निजात दिलानी है। बट कैसे क्वेश्चन करें, वहां तो गवर्नमेंट के लोग भी रहते हैं, गवर्नमेंट खुद भी वहीं पे लोग रहते हैं, सब कुछ रहता है, फिर भी वहां पे 10 सालों से ऐसे ही पानी बढ़ता जा रहा है और अगले साल भी भरेगा, ये भी लोगों को पता है। तो क्या मतलब उस क्वेश्चन का भी कोई फायदा नहीं है। आई कैन ऑल्सो टेल यू वन ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे जनरली लोग, जैसे आरटीआई में लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये पॉलिसी बनी है उसका क्या इम्पैक्ट आया। आई कैन टेल यू, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरटीआई का रिप्लाई करने का, वो कुछ भी ऐसी लूप होल सा बना करके रिप्लाई कर देते हैं, ताकि मतलब आप कितनी बार करोगे ऐसे ही। तो दे आर ट्रेन टू राइट इन जस्ट सर्कल्स, ताकि लोग उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएं और उसके बाद ना लिखें। तो मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट मैं आई एम गेटिंग योर पॉइंट एंड इट्स यू आर रेजिंग एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट। सो हाँ, वो वैसा होता है, बट स्टिल आई वुड से कि हमारी सिटीजनरी को और एम्पावर्ड होने की जरूरत है। हाँ, हम मिडिल क्लास क्या सोचता है, हमने टैक्स दे दिया हो गया, ऐसे नहीं होता। We also have to question the authorities. We have to ensure that our problems become political issue. Air pollution should become a political issue in Delhi, which still is not. अभी 2 महीने बाद ही आने वाला है वो जो। हाँ, फिर अब वो पीरियड बहुत जल्दी आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, बट ये सब इश्यू होने की जरूरत है। आप देखिए, मतलब जो हमारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टो वगैरह होते हैं, उसमें पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अगर हम दिल्ली की बात करें, वो कितना बड़ा इशू है। वी नीड टू एनालाइज दैट, और आप एनालाइज करेंगे तो दिखेंगे कि शायद सिटीजन अनफॉर्चुनेटली कुछ और चीज से ही अट्रैक्टेड हो जाती है, तो मैनिफेस्टो में वही चीजें आती हैं। हाँ, बट चैलेंजेस, मतलब सिटीजन लेवल पे भी तो बहुत सारे चैलेंजेस खुद के भी होते हैं जी। उनको फैमिली को भी टेक केयर करना है, उसके ऑफिस को भी टेक केयर करना है, उसके डे टू डे इश्यूज भी हैं, है ना। अब मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे सर्किल में भी कुछ लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि नवंबर एंड से लेकर के और दिसंबर तक उत्तराखंड में जो है वो विलास जो है बुक कर लिए। तो दे हैव प्लान्ड कि हाँ यहाँ पे ऐसे ही होगा, एंड नाउ दे हैव द एस्केप राउट। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इट्स नॉट इट, ये तो बिल्कुल फीजिबल, मतलब ये तो फिर वही हो गया ना कि जो अफोर्ड कर सकता है वही जा सकता है, बट देयर विल बी मेनी पीपल, मतलब ये तो उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं, मान लीजिए, बट इन जनरल गवर्नमेंट के लिए भी तो ये प्रॉब्लम विजिबल है ना। इट इज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम, दे आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, बट मुझे लगता है कि चलिए उस तरफ समस्या तो रहेगी जो इसके कुछ सॉल्यूशंस, कभी सॉल्यूशंस शायद इमीडिएट नहीं निकलते हैं, दे टेक सम मोर टाइम एज वेल। तो मतलब इन जनरल लोगों को भी ऐसा होप और एस्पिरेशंस हैं कि शायद इस तरह के सॉल्यूशंस निकल ही आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। बट एक क्वेश्चन मेरा और भी है, जैसे यू मेंशन्ड सिविल सोसाइटीज, मतलब व्हाट आर दे, कैसे बनती हैं सिविल सोसाइटीज, क्या रोल हो सकता है उनका, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सिविल सोसाइटी अगर हम नॉर्मल पार्लेंस में बात करें तो एनजीओज जो हो गए, सो वो सिविल सोसाइटी बेसिकली वो होती है ना, जो if I can explain in layman terms, it is basically a bridge between the government and the people. It's one of the most important work. गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। इट सपोर्ट्स द गवर्नमेंट मशीनरी टू इंश्योर दैट इट रीचेज द लास्ट माइल। वहां से जो फीडबैक आ रहा है कि क्या दिक्कत हो रही है, कोई पॉलिसी बनी, कोई स्कीम, सपोज कोई स्कीम का कोई रूल है, जब वो इम्प्लीमेंट होने आया तो लगा कि अरे ये तो इम्प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, तो वो सिविल सोसाइटी इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो सिविल सोसाइटी इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ पीपल हु आर कॉन्शियस एंड इंटरेस्टेड in ensuring that people who are at the grassroots, they are their problems are solved, their lives become better, and at the same time they also
serve as a feedback system for the government. कि गवर्नमेंट को पता चलता है. सरकार के लिए 5 लाख लोगों से बात करना शायद मुश्किल आसान होगा. नहीं है, हाँ. But say if we have 5 organizations which are working in a particular domain, if they come and give feedback to government, it can tweak the policies, it can tweak the rules to ensure that वो जिस objective के लिए वो rules या scheme बने हैं उनका achievement हो जाए. तो healthy civil society is very important in democratic country like ours. Very nice. Okay. शाश्वत, एक और पर्सपेक्टिव मैं ऐड करता हूँ इसमें. जैसे जनरली मुझे लगता है कि जब हम लोग पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो रिसेंट टाइम में ये भी मतलब नॉट द मेन स्ट्रीम बट दे आर ऑल्सो द टॉक्स कि क्लाइमेट चेंज इज अ वेस्टर्न फिनोमिना. दिस इज वन एस्पेक्ट. देयर इज अ सेकंड एस्पेक्ट जो कि हम लोग रिसेंटली, जैसे यूएस का जो अभी रोल है उसमें ट्रम्प का जो component है, they really feel that the climate change is not a problem at all. They have in fact a policy like drill baby drill, and then तो मतलब उनका जो concept है बिल्कुल अलग हो गया है. Now they have just withdrawn from almost everything which is related to the climate change as a policy at the global level. तो मतलब how do you perceive this thing? हमारे यहाँ पर focus तो है but how to manage these कंपोनेंट, क्योंकि होता क्या है कि क्लाइमेट चेंज कंपोनेंट में ये सब चीजें विजिबल ही नहीं है. जब वो आती हैं तब लोगों को लगता है हाँ ये क्लाइमेट चेंज के कारण है, अदरवाइज तो सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल है. तो जब चीज विजिबल नहीं है तो हाउ मच इट इज डिफिकल्ट टू टैकल सच इश्यूज. दैट इज माई क्वेश्चन. क्योंकि यू वर्क विद द इंडिया फाउंडेशन जहाँ पे इस तरह के इश्यूज हैं, यू हैव वर्क विद यूएन, यू हैव वर्क विद नीति आयोग, तो मुझे लगता है कि इतना सारा एक्सपीरियंस है. जस्ट वांट टू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन लाइक दिस. नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट यूएस, ये बहुत अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुआ है विथ यूएस विड्रॉइंग from all the international climate discussions, all the international climate policies. But it is also, I feel, a big opportunity for India. In the sense, हम ये जो global south leadership है, India should try to become the face of global south. Okay, nice. हम regional level पे हम अगर देखें, क्लाइमेट चेंज तो रियलिटी है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, उसकी जो विभीषिका है वो भी एक रियलिटी है. वी आर सीइंग दैट इट इज हैपनिंग. ठीक है, इफ अनफॉर्चुनेटली यूएस इज डिनाइंग इट, दैट्स फाइन, बट हम उसको इन्फ्लुएंस उतना नहीं कर सकते. बट अभी हमें इंडिया लेवल पे ये सोचने की जरूरत है कि हम कैसे ये जो सिचुएशन है इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. And it's a great opportunity for India to take the leadership of the global south, to take leadership of the Indian Ocean region. और इस पे हम like इस पे मेरी कुछ सोच भी है जिस पे I am also working. And the idea is to make the country emerge as a face. Because see, India as a country, हमारा ये जो क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है इसमें हमारा रोल एक्चुअली नहीं रहा है. वी हैव नॉट बीन द कंट्रीब्यूटर्स. इफ यू सी, अनफॉर्चुनेटली देयर आर अदर कंट्रीज एंड वन ऑफ इट हैज नाउ विथड्रॉन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट. बट स्टिल इंडिया हैज गिवन एन एग्जांपल टू द वर्ल्ड. देखिए, हमारे यहाँ economic development, inclusive growth is very important because हमारा बहुत बड़ा population है which needs a lot of support, which needs to come out of that trap of vulnerability. Still we have given an example to the world. हमारे बहुत ambitious climate targets हैं. So in a way we have shown the world that we can take economy and ecology together. और इस चीज को, और अब इसमें हमें रीजनल लेवल पे सोचने की जरूरत है. हमारे बगल के कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, इन सबको हमें लेके चलने की जरूरत है. हमें उनको बताना है व्हाट वी कैन डू, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस हमने किए हैं
क्लाइमेट सिनेरियो को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिटी रेजिलियंस को डेवलप करने के लिए, वी नीड टू ट्रांसफर दैट. एट द सेम टाइम we need to ensure that the problems of those countries reach the global policy making table. So India needs to be very vocal, not just for the problems that it is facing within the country, but also for these small nations, these neighboring states. We need to talk about them as well. So it's a big opportunity for India. एक और क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में लगता है, मुझे लगता है कि शाश्वत, जैसे समटाइम्स ऐसा भी हुआ है विद योर एक्सपीरियंस कि मतलब you think that the problem is X and you start making the solution for the X, but after some time you start realizing नहीं, problem X नहीं है, Y है. ऐसे कोई एग्जाम्पल है जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हो, या गवर्नमेंट ने नहीं बट इन जनरल लेट्स से एनी सिविल सोसाइटी हैज डिसाइडेड? हाँ, ऐसे एक मैं अगर अपना ही एक्सपीरियंस आपको बता सकूं, तो इन वन ऑफ माय प्रीवियस रोल्स I was working on ensuring last mile connectivity of some of the social sector, social security schemes of the government. तो उसमें जैसे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, most of them are migrants. अब गवर्नमेंट, सपोज कीजिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया हो कि आपको सोशल सिक्योरिटी हम तभी मिलेगी जब आप ये प्रूव करें कि आप इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ आपने 1 साल या 3 साल काम किया हो. ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो मतलब वो इलॉजिकल पॉलिसी नहीं है. गवर्नमेंट ने सोच समझ के वो कंडीशंस रखे, बट प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं करा. वो BOCW के लिए जो भी स्कीम्स थे उसका अपटेक नहीं हो पा रहा था. गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग कि भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है. सो वी कुड आइडेंटिफाई कि माइग्रेंट्स जो हैं वो लोग 6 महीना भी एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट डेवलपर के साथ काम नहीं करते. ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जहां उनको काम मिला वहां चले जाते हैं. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. फॉर देम रिटेंशन इज नॉट द की. तो वी नीड टू चेंज द पॉलिसीज. तो इस तरीके के और भी एग्जांपल्स हैं, बट ये मेरा बहुत रीसेंट और डायरेक्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो आपसे शेयर किया. Accordingly, governments have started working on this. पॉलिसी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, और so that जो अपटेक है हमारा, हमने जिनके लिए पॉलिसीज बनाई है, जिनके लिए हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लॉन्च किए हैं, वो उसका फायदा उठा सके. So that is happening. The work has begun. But most of the cases में जो ये हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, they are the migratory laborers. Right. वो बिहार, यूपी, हाँ, वो सब सोर्स स्टेट्स होते हैं. कुछ जगह होते हैं जैसे दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, बैंगलोर हुआ, ये सब डेस्टिनेशन हो जाता है उनके लिए. शाश्वत, you have also worked on Gujarat Jyoti Gram Yojana. Yes, that was one of my internship that I did, Gram Jyoti Yojana. Right. Yes. हाँ, बहुत इनिशियल टाइम. हाँ. तो when I was studying. हाँ, बट मुझे लगता है कि that is something which is very much important topic, क्योंकि जो लोकल लेवल पे इस तरह की जो स्कीम्स बनती हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखता है, शायद 10 साल बाद दिखता है. तो यू हैव वर्कड ऑन दैट स्कीम 10 years बिफोर, बट आज के टाइम में तुम्हें लगता है कि ये स्कीम जो है वो पॉजिटिव स्कीम है और इस स्कीम को रेप्लिकेट और जगह किया सकता है? Surely, in fact, that is a very successful scheme, or it has already been implemented by the government at the national level. उस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि सबसे पहले एक तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, दूसरा ग्राउंड वाटर पे जो उसका इम्पैक्ट आ रहा था ना, जब हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आपको कोई चीज फ्री में मिलती है ना, तो उसका हम वैल्यू नहीं करते. ठीक है, अब वो उससे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर वाज हैपनिंग. ठीक है, एंड दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम इन पंजाब एज वेल, जहां पे पानी हमने इतना निकाले, अब अंदर पानी बचा ही नहीं जमीन के अंदर. तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वी हैव टू रेज द वाटर लेवल, वी हैव टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर. तो उसमें थ्रू दैट पर्टिकुलर योजना इट इंश्योर्ड दैट बिजली की एक तो चोरी भी रोकी जा सके, और साथ में वो थोड़ा सस्टेनेबिलिटी एंगल था उसका कि वी कंजर्व द ग्राउंड वाटर. सो गवर्नमेंट वाज एबल टू अचीव दैट थ्रू इट, and since farmers were paying for it,
they were getting electricity that was जो भी required voltage होता है वो सब proper electricity भी उन्हें मिल रही थी, and since they were paying for it, they were using it judiciously, and since they were paying for it, they were also they were also demanding accountability from the authorities in case there was a problem. तो उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को अभी नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट सालों पहले कर दिया गया है, एंड आई फील वी नीड सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स. Freebies unfortunately do not are actually damaging in the long run if you see. But if we see this like ग्राम ज्योति योजना की जो आपने बात की, तो उसका इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है. ग्राउंड वाटर हैज गॉन अप. वाटर टेबल जो है बहुत सारे हिस्से में जो कि बहुत अलार्मिंगली लो चला गया था, काफी हद तक ऊपर आ गया है. सो इट इज डेफिनेटली आई वुड से वन ऑफ द सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स डन बाय एनी गवर्नमेंट. सो शाश्वत, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन विद अ पर्पस, क्योंकि अभी रिसेंटली इन यूपी जैसे जो फार्मर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को नल या नील कर दिया गया इन मार्च 2025 इटसेल्फ, है ना. तो जो फार्मर्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉलिसी निकाली गई, तो हमारे ही अपने विलेज में जहाँ पे शायद 2 या 3 ट्यूबवेल होते थे, आज के समय में 12 से 15 ट्यूबवेल हो गए हैं इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 6 months टाइम. तो इसका मतलब ये है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री है, बट बिजली जो पानी का जो एक्सट्रैक्शन है फ्रॉम द ग्राउंड सोर्स वो एकदम से नहीं, कुछ तो 6-7 गुना तो बढ़ ही गया है, एंड इट विल हैव एन इम्पैक्ट इन 5 years ऑफ टाइम या 10 years ऑफ टाइम में वो सिचुएशन आई जाएगी. तो ऐसी इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, इतने सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारी पॉलिसीज बन गई हैं, पीपल हैव द डेटा ऑल्सो दैट दिस मे इम्पैक्ट अदर कमोडिटी रिसोर्स एज वेल. तो ऐसी फिर स्कीम्स फिर कैसे लागू हो जाती हैं? बट स्टिल मैं बोलूंगा कि अगर ऐसा हुआ है, सो दिस इज not a I would say right decision by the authorities, because इसके अलग impact होंगे. वो water level वगैरह पे जैसे आपने भी बताया कि 6-7 गुना water consumption बढ़ गया है, extraction बढ़ गया है. I think this is not a right thing, and we need to reconsider. हाँ, मतलब हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट हो जाए. मैंने तो सिर्फ अपने विलेज के एग्जांपल बताया. हाँ नहीं, बट आई थिंक एनीथिंग वो वेस्टेज अनफॉर्चुनेटली उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा. मतलब गवर्नमेंट का मानना है कि इससे जो फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल होगी. अभी उनको इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना पड़ रहा है, पानी कहीं से सोर्स करना पड़ रहा है, उससे उनकी जो पैदावार है वो बेहतर होगी. दैट मे बी द इंटेंट. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का इंटेंट तो क्लियर ही होगा कि व्हाई इट इज डूइंग इट, बट इसका जो मैंने बताया कि इसका ये जो इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, ये बहुत सही नहीं होगा. सो इफ वी कैन थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज, आई थिंक दैट वुड बी बेटर आई वुड से डिसीजन. करेक्ट. तो मतलब यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब हम लोग थिंक टैंक्स या सिविल सोसाइटीज की बात करते हैं, तो उनका रोल जब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन टाइप में नहीं होता है कि जब कोई पॉलिसी आती है, तो व्हाट आर द अदर एरियाज आल्सो दैट कुड गेट इम्पैक्टेड? पॉलिसी कभी कभी हो सकता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हो, वोट के बेसिस पे भी बनाई जा सकती है, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज वेरी कॉग्निजेंट गवर्नमेंट, वेरी कॉन्शियस डिसीजन लेती है, पर्टिकुलरली लेट्स से इन केस ऑफ उत्तर प्रदेश. तो दे पीपल लिसन, पीपल अंडरस्टैंड. तो इस तरह की भी सिविल सोसाइटी का रोल है दैट दे शुड गो एंड give the representation that it will have such and such impact as well. Yes, civil society has a very important responsibility. In fact, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग को देखने का, तो जो नीति निर्धारण होता है सरकार के लेवल पे, उसमें इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स स्टेक होल्डर्स, ऑल काइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स. ऐसा नहीं होता है कि सरकार अकेले कुछ डिसाइड करती है कि नहीं अभी ये पर्टिकुलर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है. लॉट्स ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस टेक प्लेस, एंड ओनली देन अ पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड, एंड इट इज ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स an aware and strengthened civil society organization can play a very crucial role. तो वैसे ही सी गवर्नमेंट कुछ भी लाती है, उसका इंटेंट होता है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, जो कि एक राइट ऑब्जेक्टिव ही होता है. बट अब जैसे यहाँ पे भी आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए कि वो वाटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्री की गई, गवर्नमेंट का एक है,
But at the same time, now it is the time for civil society to present it to the government that इस पॉलिसी से ये सब नुकसान होंगे जो कि लॉन्ग रन में शायद दिक्कत को और बढ़ाएंगे. So it is better that we and it should also offer some solution कि कैसे इसको कर सकते हैं. Even multilateral organizations in this can play a role. Organizations like United Nations, World Bank, etc. कि बाहर में क्या हो रहा है, because they are working at the global level. कुछ अच्छी practices हैं क्या दूसरी countries में जिनको हम यहाँ पर implement कर सकते हैं. So that kind of advisory, that kind of technical support to the government definitely needs to be given by these organizations. Nice, बिल्कुल ठीक है. शाश्वत, you also mentioned global south. बिल्कुल, I totally agree कि इस तरह का अपना एक नया power dynamics की जरूरत है in the current global scenario. ब्रिक्स नेशन का भी बात है जहाँ पे हम लोग चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील इन सब की बात करते हैं. जो करंट सिनेरियो है, आई ऑल्सो फील दैट इट हैज ब्रॉट टुगेदर ऑल दीज कंट्रीज जस्ट बिकॉज कि पावर को बैलेंस करना है. तो आपको लगता है कि मतलब इट इज नॉट द ट्रांजैक्शनल एसोसिएशन जो इस तरीके की सिनारियो में है कि हाँ यूएस जो है वो सब पे टैरिफ इम्पोज कर रहा है, तो इट इज मोर लाइक टू हैव द पैरेलल इकोनॉमी एट द ग्लोबल लेवल, या आपको लगता है कि इट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द कंट्रीज व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल साउथ, जहाँ पे हम इंडिया को एज ए फ्रंट रनर देख रहे हैं, या ब्रिक्स में ऐसा कुछ मतलब एसोसिएशंस हैं. तो मतलब व्हाट इज द बेसिक फिनोमिना जहाँ पे इस तरह की कंट्रीज ने डिसीजन लिया है कि हम साथ में काम करेंगे फॉर द सर्टेनली गुड्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, या आपको लगता है कि सिर्फ ट्रांजैक्शनल ही है, एक कंट्री हावी हो रही है उसको पुश बैक करने के लिए इस तरह की जो ग्रुप्स हैं या ग्रुपिंग्स हैं उन सब की जरूरत है? देखिए, मल्टीलैटरलिज्म जो है हम बात करें तो वो दैट इज फ्रैगमेंटिंग. ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म अब उतना प्रभावी नहीं रहा है जितना वो पहले था. यूएन रिफॉर्म्स की बात अक्सर होती रहती है. तो ऐसा नहीं है कि ये अभी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डिसीजंस दीज थिंग्स हैव कम अप, ऐसा नहीं है, ये पहले से हो रहा है. और इट इज नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्स टू टैरिफ इम्पोजिशन, नॉट एट ऑल. It is like since some time multilateralism has not been very effective or as effective as it should have been. तो वो regional groupings वगैरह बन रहे हैं and they have also achieved some results. इसी के लिए मैंने जो आपको पहले बोला कि ये अभी हमें regional level पे और active होने का बहुत अच्छा opportunity मिला है with US withdrawing. Let us see what हमें इसका अगर हम benefit उठा सकें and if we can become the force, if India can convene and create a regional force that is heard by people on the global policy making tables, that will be a very successful achievement for India as a nation. It will emerge as the face of the global south. It will also be a very successful thing for countries of the global south. They will have a credible country as their face, as their voice. Because आप देखेंगे इंडिया मतलब we are not an expansionist country. We don't believe in making other countries, I would say, we don't intend to exploit. हम उनको colonize किसी भी तरीके से नहीं करते हैं. वो सब हमारा objective कभी नहीं रहता है. So India is the most eligible country to take the role of this convening and also to emerge as voice of these countries. Nice. Okay. ठीक है. I think I'll take your words like this only. Coming back to climate finance, आपका भी सब्जेक्ट है और जैसे इंडिया हैज ऑल्सो डिक्लेयर्ड कि बाय 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे. क्लाइमेट फाइनेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है विच आई हैव ऑल्सो विटनेस्ड कि सोलर की कैपेसिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है.
अभी के टाइम में भी जितना टारगेट था बाय 2025 उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है, या पहले बाद का टारगेट को भी अचीव करके, एंड देन द न्यू टारगेट हैज आल्सो बीन गिवन. When we look at the overall component, जो renewable energy एक केस में तो बहुत सारा मतलब फाइनेंसिंग अवेलेबल है एट द इंटरनेशनल लेवल, और एनर्जी इफिशिएंसी के एरिया में इतनी फाइनेंसिंग अभी अवेलेबल नहीं दिखती है इंटरनेशनली या कंपेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी. तो उसका एक रीज़न यही कि एनर्जी इफिशिएंसी इतनी विजिबल नहीं है जितनी कि शायद रिन्यूएबल एनर्जी है, शायद इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी कि आसान रिन्यूएबल एनर्जी है. बट क्लाइमेट फाइनेंस एज ए सब्जेक्ट शुड एड्रेस बोथ कंपोनेंट्स टुगेदर, तभी शायद मतलब एक क्यूमुलेटिव या एक होलिस्टिक ग्रोथ की कल्पना की जा सकती है. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग शाश्वत, कि हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस को अपने यहाँ पे कितनी सही तरीके से इम्पैक्टफुल इन्फोर्स कर सकते हैं? अभी भी क्या फाइनेंसिंग, क्लाइमेट बेस पे जो फाइनेंसिंग है वो इंडिया में इतनी आ रही है या नहीं आ रही है? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज, why do we need to depend on external funds or investment? Do we have mechanism internally also? क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बाहर से ही डिपेंडेंट हों ऐसे ज़रूरी नहीं है. We need to have enough resources in the domestic market. That is my second question. आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको अगर मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो मिटिगेशन के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल है. अडेप्टेशन की जब बात आती है तो वहां पे फाइनेंसिंग बिकम्स अ चैलेंज. दिस इज द सिनेरियो. और इनफैक्ट हमारा जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल आया था, और सो गवर्नमेंट हैज आल्सो रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम है ऑन अडेप्टेशन बिकॉज वी हैव सच ह्यूज पॉपुलेशन. सो अडेप्टेशन, उनकी रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए भी वी नीड फंडिंग. ठीक है. और आपका जो पहला क्वेश्चन था कि जितनी फंडिंग की जरूरत है, क्या उतनी फंडिंग बाहर से आ रही है? नो, नॉट एट ऑल. उतनी फंडिंग नहीं आ रही है. और फंडिंग जब नहीं आ रही है तो हमें इंटरनली, जैसा आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि उसको रेज करने का क्या मैकेनिज्म है और क्या हम रेज कर रहे हैं, हम डेफिनेटली रेज तो कर रहे हैं, बट हमें जितनी फंडिंग की जरूरत है ना उतना फंडिंग हम इंटरनली रेज नहीं कर सकते हैं. सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन कॉज्ड, एक्चुअली द सिनेरियो टुडे इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज. उनके कारण से ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया भुगत रही है. ठीक है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो कंट्रीज हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं या हम हैं, हम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत नेग्लिजिबल है. ठीक है. तो ये जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टर्म जो हम यूज करते हैं क्लाइमेट नेगोशिएशन में, तो उसका उद्देश्य यही था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी कॉमन है. सबको क्लाइमेट को कंजर्व करना है. इट्स अ कॉमन थिंग बट डिफरेंशिएटेड. कुछ कंट्रीज हैं जिनको ज्यादा योगदान करने की जरूरत है, कुछ कंट्रीज हैं जिनको उतना योगदान करने की जरूरत नहीं है. तो जिन कंट्रीज को ज्यादा योगदान करने की जरूरत है उनको फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसमें भी ज्यादा योगदान करने की जरूरत है. Unfortunately, that is not happening. In fact, जो लास्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कॉप था, जो अज़रबैजान में हुआ था, अभी हमारा नेक्स्ट मंथ अगेन वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट कॉप इन ब्राजील, बेलम. हाँ, तो लास्ट ईयर भी दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द, आई वुड से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ द ग्लोबल साउथ. वी नीड फंडिंग. सो और ये फंड वहीं से आएगा. ठीक है. इंटरनली देयर इज अ लिमिटेशन टू व्हिच दीज कंट्रीज कैन रेज द फंड्स. इंडिया में काफी हद तक हम इंटरनली रेज करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी नीड, उसके लिए हमें जो हमारे जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस तरीके के और भी बैंक्स हैं, AIIB हो गया, वी नीड टू हैव, मतलब उनमें भी थोड़े रिफॉर्म की जरूरत है. ठीक है, ताकि वो क्लाइमेट पे भी फंडिंग आए. Countries also, technology transfer is another area where countries of the global north, they need to support
the developing South. countries and other members of the global south. तो बिना उनके नहीं होगा. We will need, because see, this is a global problem, it needs a global solution. Everyone has to come together. So if today US decides to withdraw, I don't think so it's a matlab world overall loses, US also loses eventually, because US भी इसी दुनिया का हिस्सा है. तो eventually climate change का असर सब पे पड़ेगा. Unfortunately अभी क्या है, South Asia for instance, it is going to be, and it is actually at present also one of the worst impacted regions. But it has not contributed to this crisis. गलती किसी और की है, परिणाम कोई और भुगत रहा है. नाइस पर्सपेक्टिव. एक और क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि with respect to your own initiative, so you are writing one book, India's Climate Diplomacy. Right. थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में बताइए. तो इस किताब पे मैं जो काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ये बता सकूं कि किस तरीके से हमें अपने जो ग्लोबल ऑर्डर जिस तरीके से इमर्ज हो रहा है, या आई वुड से द वे द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, और जो मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीलैटरलिज्म कैसे इट हैज नॉट proved to be very effective. It is not proving to be very effective in the current situation. So how can India gear itself up? And what strategies India need to incorporate in its diplomacy with respect to climate and sustainability, so that it is able to become one of the key voice on the global at the global level, and at the same time what all reforms we need to do in our own system, our own diplomatic mechanism that we have, so that we are able to achieve some of the climate objectives that we have set for ourselves, as well as some of the expectations that we have from the world to meet. Okay. So this book basically talks about that. This book is more of a, I would say, policy centric book, where the present global order is being analyzed, and what should be our response, so that we are able to utilize, or we are able to use this scenario to our benefit, as well as for the benefit of the world at large, especially the global south. एक और चीज बताओ कि जब आप मतलब इस तरह की बुक्स जब लिखते हैं पॉलिसी के ऊपर, तो मतलब इज देयर एनी चांस टू बिकम सच बुक्स लाइक बेस्ट सेलर बुक्स, क्योंकि ऑलरेडी निश मार्केट के लिए है, तो मतलब जब मास मार्केट के लिए है नहीं, तो मतलब इसकी सेलिब्रिटी कम रहती है, या मतलब व्हाट इज द, एक तो है कि इंटेंट, चलिए इस बुक से एक तरीके की आपने ड्रॉ कर लिया कि पॉलिसीज कैसी हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उससे क्या आउटपुट हो सकता है, क्या होनी चाहिए, एंड सो मनी, बट उसके रियल टाइम टेकर्स भी बहुत कम है. तो व्हाट इज द मेन इंटेंट ऑफ राइटिंग सच? सो द इंटेंट ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर बुक इज दैट एक तो कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी नोटिस में लाना कि हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि दिस बुक इज नॉट, आई वुड से, आई एम नॉट इंटेंडिंग टू मेक इट वेरी, आई वुड से मतलब हेविली जार्गनाइज्ड बुक, ऐसा मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू मेक layman, a general person also understand कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसमें हम किस तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हैं. देखिए, क्लाइमेट चेंज ऐसा प्रॉब्लम है ना जो कि हम सब एक्सपीरियंस करते हैं. मतलब अब जैसे ये टैरिफ वगैरह वाला है, ये शायद हमें उतना डायरेक्टली तुरंत इम्पैक्ट ना करे, या हम बहुत सारे लोग इसको ना भी समझ सके, बट क्लाइमेट चेंज एक बच्चा जो बॉर्न होता है ना, फ्रॉम दैट टाइम टू प्रोबेबली टिल द डेट वी डाई, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ठीक है, तो इट इज इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ अस डायरेक्टली.
So we all know about इशू it. क्या है ना, जैसे टैरिफ के केस में क्या है कि जो रोज का जो डायनेमिज्म है ना, आज वो ये कर रहा है, आज ट्रम्प ये कर रहा है, ये अपने आप में एक्साइटमेंट है, राइट, है ना। और जो दूसरा तुमने एग्जांपल लिया कि अब बच्चा जब से पैदा हुआ और आज के टाइम तक, ये क्या कि बहुत बड़ी जर्नी है, उसमें क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है किसी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हाँ. तो डे टू डे बेसिस पे जो एक्साइटमेंट है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, यहाँ पे वो एक्साइटमेंट नहीं है, डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रियल प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे हम प्रॉब्लम टैकल कर रहे हैं, चाहे वो हीट आइलैंड्स का हो, चाहे वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट्स हो, इंसिस्टेंट रेनफॉल हो जाए बहुत कम पीरियड में, क्लाउड बर्स्ट्स हो जाए, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो एक्साइटमेंट तो नहीं होता, हम एक्चुअली प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। बट वी नीड टू, बट उसकी अवेयरनेस बढ़ाने का भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे अवेयरनेस बढ़ा सके। एंड आई थिंक आई ऑल्सो अग्री कि सेलेब्रिटी या इस तरह की किताबों का बेस्ट सेलर बनना बहुत मुश्किल होता है। आई टोटली अग्री। देन बट मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि लोगों का अवेयरनेस बढ़े, चाहे वो किताब से हो, चाहे वो आपके पॉडकास्ट से हो। तो एक ये भी तरीका है जिसको लोग सुन के समझ सकते हैं चीजों को, हमेशा पर। नाउ वी हैव मल्टीपल मीडियम्स, सिर्फ किताब से ही हम कुछ गेन नहीं कर सकते, स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं, सुन के भी हम चीजों को समझ सकते हैं। सो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। सो लाइक आई एम हियर, आई एम आल्सो यूजिंग दैट मीडियम टू पुट अक्रॉस माय व्यूज। एक और चीज है, मतलब जब हमने लगता है कि लोगों की अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मे बी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसको इतनी तेजी से गवर्नमेंट क्यों नहीं मतलब यूज कर रही है एज ए टूल। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंडिया में हजारों भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चेंज हो रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आप क्लाइमेट चेंज जैसे वर्ड के बारे में आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले जाएं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो जानता भी नहीं हो क्लाइमेट चेंज क्या है। वो भाषा उसको समझ में आती है कि चलिए ठीक है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंडी ज़्यादा लग रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सबको पता है कि इस साल बारिश जो है वो एक नॉर्मल वर्ष के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई है। सबको ये भी पता है कि इस साल ठंडी भी नॉर्मल वर्षों के ज़्यादा होगी। बट उसको क्लाइमेट चेंज जैसे सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है, उसको नहीं पता है। तो हम इसको डेमोक्रेटाइज क्यों नहीं करते इस सब्जेक्ट को? वाई वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ जार्गन स्टिल? आई थिंक हम डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर रूरल एरियाज में भी जाएं, जगह जगह पे वो जो पोस्टर्स लगे रहते हैं या पंचायत की बिल्डिंग्स पे पर्यावरण बचाएं, भविष्य बचाएं, इस तरीके के जो स्लोगन्स वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। सो गवर्नमेंट इज डूइंग दैट एंड सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो डूइंग दैट। बट इसको हमें और ज्यादा आई वुड से वो जो डिसेमिनेशन की और ज्यादा जरूरत है। रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, सो इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज किड एंड इवन टुडे व्हेन आई सी किड्स ऑफ टुडेज जनरेशन, आई एम सीइंग कि कभी ऐसा होता था कि वी यूज्ड टू से घर में अगर है कि नहीं वो पानी वेस्ट हो रहा है, सो वी यूज्ड टू रेज दिस क्वेश्चन कि अरे पानी क्यों, लेट अस क्लोज द टैप। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, दे आर मच मोर वोकल। आप घर में, सो आई हैव अ नीस हु इज जस्ट 6 years old। एक दिन हमारा टैप में से पानी का लीकेज हो रहा था। हमने प्लम्बर को बोल दिया था, बट उसके आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। एंड शी वाज टेलिंग वी आर वेस्टिंग वाटर। 6-year-old child in standard 1। अवेयरनेस बढ़ रही है। एटलीस्ट जो आने वाला जनरेशन है, बिकॉज सी उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम टैकल करना है इसका, ये क्लाइमेट का, वो लोग ज्यादा टैकल करने वाले हैं। सो आई थिंक अवेयरनेस इज राइजिंग और मे बी आई फेल्ट वेरी नाइस, मुझे लगा, एंड आई आस्क्ड हर दैट वेयर डिड यू गेट टू नो। सो उनके स्कूल में, उनकी किताब में ये सब बताया गया है। सो वो इंटरनलाइज हो रही है अब। एंड आई थिंक विद व्हेन दिस जनरेशन कम्स ऑफ देयर एज, मुझे लगता है कि चीजें पॉजिटिव की ओर जाएंगी। तो जनरेशन, नई जनरेशन आएगी, जो नई जनरेशन, हाँ, जब वो एक बार डिसीजन मेकिंग लेवल पे आएंगे, एक बार वो प्रोफेशनल वर्ल्ड एंटर करेंगे, एक बार जब वो इतने वोकल हो जाएंगे कि उनकी आवाज को जब सुनी जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो इस तरह के चेंजेस को डिमांड करेंगे, बिकॉज वो लोग इस चैलेंज को और ज्यादा फेस करेंगे। आज की जनरेशन से ज्यादा, या जो पीछे की जनरेशन थी, उनके लिए सब कुछ एबंडेंट था,
बट आने वाले समय में शायद उतना अबंडेंस नहीं हाँ, रहेगा। मतलब मुझे भी लगता है कि वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसा ही है। हाँ, तो वो उनको होगा, लगेगा कि समस्या होगी तो खुद सोल्यूशन वो निकालेंगे। होगा। हम्म, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि जब मैं स्टैंडर्ड 1 में था तो शायद मुझे इतना भान था इन चीजों का, हम्म। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा बट है। स्लोगन से कुछ फर्क पड़ता है? जैसे हमने देखा है वो बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका फर्क पड़ता है मुझे लगता है। जैसे हम दो हमारे दो का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो डेमोग्राफी पॉपुलेशन है वो बाय डिफॉल्ट लाइफस्टाइल चेंजेस से ज्यादा इम्पैक्ट हुई है रेदर देन स्लोगन से। देखिए स्लोगन का रोल क्या होता है ना, वो हमें बस सोचने, मतलब एक हमें वो थिंकिंग, मेरा जो मानना है, स्लोगन हमें सोचने, मतलब किसी चीज की ओर ध्यान बस दिलाती है। अब उस पे हम कितना सोचते हैं, ऑब्वियसली देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ हमारा अपना सर्कमस्टेंस कैसा है, उसके बेसिस पे अल्टीमेटली हम डिसीजंस लेते हैं। बिकॉज सी इट इज, जैसा आपने वो देहरादून में जो आपके लोगों, आपने अपने जान पहचान के लोगों का एग्जांपल दिया कि दे हैव डिसाइडेड कि 2 महीने के लिए वो देहरादून शिफ्ट हो जाएंगे। अब भाई जो यहाँ पे है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए तो सर्वाइवल की बात होगी ना। अब वो भाई अगर उसको जो, अगर वो दिहाड़ी मजदूर है तो भाई उसके लिए तो रोज की जिंदगी के बारे में पहले सोचना है। क्लाइमेट चेंज तो वो बाद में सोचेगा, पहले वो आज उसको खाना मिला कि नहीं, उसके फैमिली को मिला कि नहीं। बट एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो सोचने के लिए उसको शायद एक कोई पॉइंट मिलेगा कि पर्यावरण बचाना जरूरी है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है। मतलब स्लोगन तो कहीं ना कहीं हम सोचते भी हैं ना, अगर हम हमारे कान में कोई बात पड़ जाए तो शायद हम सोचते भी हैं। स्लोगन से टेम्परेरीली उस समय तो, मतलब हाँ एटलीस्ट हमारे दिमाग में कुछ बात पड़ जाती है। हाँ, तो आई थिंक दैट इज अ गुड, सो स्लोगन्स आर इम्पोर्टेंट आई फील। हाँ, बट सिर्फ स्लोगन नहीं होना चाहिए। हाँ, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। वेरी नाइस। ठीक है, एक करंट ट्रेंड में जैसे एक, अगर मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाऊं तो जो बिहार का इलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। हाँ। और मतलब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने प्रशांत किशोर जी के साथ भी काम किया है जी। तो मुझे थोड़ा सा वो भी बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि इन जनरल व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बिहार की जो पॉलिटिक्स है। देखा जाए तो पूरे देश की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है, जैसे यूपी बिहार ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। तो पहले तो मतलब वो बताए कि जैसे आपका जो एसोसिएशन रहा है प्रशांत किशोर जी के साथ था, वो कब था, एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, एंड हाउ डू यू सी द करंट पॉलिटिक्स इन बिहार गोइंग फॉरवर्ड? So actually, this was in 2023 when Prashant ji had launched his Jan Suraj Padyatra. So at that time, I was advising him on enhancing the reach of this particular initiative. So the idea was to onboard 1% of Bihar's population as member of this. उस समय तो ये movement था, उस समय ये राजनीतिक दल नहीं था. It was a governance reform movement. And I was a political consultant working with a political consulting organization called IPAC. It's quite a known name. IPAC है. Yeah. So I was associated with them and I was advising Prashant ji on this. और वो आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, आई थिंक बिकॉज ऑफ द sheer number of members of parliament that they send to Lok Sabha, they have a strong bearing on the national politics. Also, हाँ, बिहार में it's an election, again, one of the most populous states of India, population density wise, Bihar is number 1. So definitely development should become the main agenda. People should, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि people should raise the right questions so that development issues get into the manifestos. यहाँ जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है, बिहार में लाइवलीहुड्स हो गया, और भी चीजें हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो गई, अलाइड सेक्टर्स का प्रमोशन, बिकॉज इट्स अ रिपेरियन स्टेट, आई वुड से काफी ब्लेस्ड है as far as fertility of soil and rivers are concerned. So what can we do to improve, like how we can leverage those natural endowments to make Bihar a developed state? So I think those things should feed into the manifesto, feed into the objectives of the political parties who intend to form the next government. And I would personally be very happy if development becomes the major political plank.
instead of caste and all these kinds of issues, which actually do not have very much direct relevance on lives of the people, because ultimately it is livelihoods, right, education for their kids, right, health services, इन सब चीजों को शायद बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, rather than talking about things that divide the society. हाँ, मतलब आई थिंक why I have raised this point, शाश्वत, क्योंकि अभी भी जैसे उनके जो एजेंडा मैं पढ़ रहा था उसमें एजुकेशन को लेकर के बहुत वोकल तरीके से लिखा गया है, लेकिन अगर बिहार की क्लाइमेट रेजिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हर साल वहाँ पे बाढ़ आती है जी, और हर साल मुझे लगता है कि हजारों विलेज जो है वो स्थापित हो जाते हैं। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस टाइम में भी एजेंडा नहीं है, तो मतलब ऐसा क्यों है जबकि वो इतनी डायरेक्ट तरीके से इम्पैक्ट करती है इतने लाइव्स को, चाहे वो मतलब सिटीजन हो या लाइव स्टॉक हो, पशु हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी भी इस चीज को लेकर के जो नेग्लिजेंस दिखाई है वो ज्यादातर हर जगह रही है। नेशनल लेवल के भी इलेक्शंस में रहती है, यहाँ भी रही है, ऐसा कुछ खास नहीं। दिल्ली में जरूर थी एयर पोल्यूशन को लेकर के, बट अभी भी उसका कोई डायरेक्ट समाधान नहीं दिख रहा है। और मतलब वी ऑल फील एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर के, तब तक शायद ये सब चीज़ें एक तरीके की प्रैक्टिस या प्रोसेसेस हैं, चलती रहेंगी। दे आर रिक्वायर्ड, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका एक सोल्यूशन निकलेगा, बट जो टाइम जा रहा है वो फिर मतलब इट इज़ अ लॉस टाइम, वो किसी के भी फायदा नहीं दे रहा है। तो दैट इज़ द कंसर्न। मतलब डू यू थिंक दैट द कंसर्न इज लेजिटिमेट? नहीं, आई थिंक द कंसर्न इज टोटली लेजिटिमेट। और जो आपने पॉलिटिकल विल की बात की, तो पॉलिटिकल विल सी अल्टीमेटली जब वो जनता का विल होगा, जो मुझे लगता है वो पॉलिटिकल विल हो जाएगा। बिकॉज सी लीडर्स हमें वही देंगे ना जो हम चाहते हैं, ठीक है, और जो चीज हम रियली चाहते हैं उसके लिए हम डिमांड करेंगे। बट क्या हम डिमांड कर रहे हैं? हम अगर बिहार में, जैसे आपका क्वेश्चन था कि क्लाइमेट रेजिलियंस वगैरह इतना बड़ा इशू क्यों नहीं है इन स्पाइट ऑफ द स्टेट बीइंग फ्लडेड एवरी ईयर एंड ऑल। देखिए, वहां पे एक मुझे जो लगता है माइग्रेशन वहां से बहुत हाई है, ठीक है। सो अभी देन on some of the economic indicators also the state has not been performing very well. वहां पे भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो उसके लिए स्टेट तो अगर हम उन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, जैसे लाइवलीहुड्स मेजर इशू, तो अगर हम जॉब क्रिएशन की बात करेंगे और बिहार में ही जॉब क्रिएशन की बात करेंगे, वो हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसीज बनाने ही पड़ेंगे। अगर हम अगर बिहार में जैसे बाढ़ इज अ बिग प्रॉब्लम, फ्लड इज अ बिग प्रॉब्लम, हम किस तरीके से उस फ्लड को, हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वहां पे इतना अगर पानी है, क्या हम वहां पे फिशरीज को बहुत लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? वी नीड टू थिंक ऑन दीज लाइन्स, ठीक है। आज भी पटना में मुझे लगता है कि जो फिश है, फ्रेश वाटर फिश, वो आंध्र प्रदेश से आता है। व्हाई? बिहार में इतनी नदियां हैं, व्हाई कांट वी हैव पॉलिसी, व्हाई कांट वी हैव सिस्टम इन प्लेस कि हम एक्चुअली बिहार दूसरे स्टेट्स में सप्लाई करें फ्रेश वाटर फिश को। तो इस तरह की चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। और जब हम इन चीजों पे सोचेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो रेजिलियंस अपने आप पॉलिसी मेकिंग में आ जाएगी। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी द क्राइटेरिया। और see, economic development without considering sustainability is not possible. It cannot continue for long. तो वो आ ही जाएगा उसमें। और अब हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं और अब इतनी अवेयरनेस बढ़ भी गई है एट द पॉलिसी मेकिंग लेवल ऑल्सो, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी को लेके, तो वो इनकॉर्पोरेट होगा। सो आई थिंक बिहार के केस में जरूरी है अभी कि हम पहले सोचे कि how we can, because sustainable development is not just about environment. It incorporates people also. It incorporates economy also. Everything, food security, right, food security, everything comes under sustainable development. So sustainable development पे ध्यान देने की जरूरत है, and I really hope
that आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी that will take it in a much bigger way than what is the rate today. वेरी नाइस. आई थिंक मुझे भी लगता है कि शायद हमें इस तरह की गवर्नमेंट चाहिए जो कि इस चीज़ों को प्रायोरिटी सब्जेक्ट एरियाज जरूर बनाए, और पर्टिकुलरली इस तरह की शहरों में या इस तरह की स्टेट्स में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इज वेरी लेस. होता क्या है ज़्यादातर केसेस में हम लोग व्हाट वी हैव विटनेस्ड कि जो स्टेट्स या कंट्रीज दे आर रिचर, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि लोगों को लगता है क्लाइमेट चेंज उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी दे हैव ओवरकम द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. जबकि मुझे लगता है कि हमें उल्टा ही सोचना चाहिए, जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रही वहां पे शायद इस तरह की इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. तो बट ऐसा होता नहीं. पॉलिसी और जो प्रैक्टिकलिटी है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इनसिंक नहीं दिखते हैं. एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब जैसे बिहार में तो इतना ज्यादा मतलब नॉलेजेबल लोग हैं, सबसे ज्यादा आईएएस वहां से निकलते हैं. इसका मतलब ब्यूरोक्रेटिक थिंक टैंक की जो पावर है, जो क्षमता है, वो सबसे ज्यादा है उस स्टेट में. फिर भी वहां पे हर साल बाढ़ आ जाती है. ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इट इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग. देखिए, वो बाढ़ आ जाना, वो एक तो ज्योग्राफी भी होती है. हाँ, वो तो भी है. एक वो बिकॉज वो उधर जैसे कोसी, वो जो मिथिला वाला रीजन है, और जो सीमांचल रीजन है, वो थोड़ा वो कोसी वाला जो है, कोसी इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार. तो उधर इट्स अ वेरी इट्स ऑलमोस्ट एन एनुअल फीचर कि फ्लड आएगा ही. बट अब हम ज्योग्राफी को तो नहीं बदल सकते हैं. As policy makers, as implementers, as problem solvers of the society, as change makers, our objective should be to ensure कि हम उस problem में से solution कैसे निकाल सके, हम उस problem में लोगों के life को कैसे better कर सके, हमें उस पे सोचने की जरूरत है. And I think if we start thinking on that, if we start working towards that direction genuinely, I think we can provide a huge respite to people. Okay. Because sustainable development, as I was telling, it's not just about environment. It's about people also. Yeah. It's about economy also. जब तक सब कुछ नहीं होगा, sustainable development नहीं हो सकता. सिर्फ पेड़ पौधे करके ही हम sustainable development नहीं ला सकते. We need education also. We need health also. We need people to have some money also, so that they are able to avail these services. We need to make our governance very strong. So sustainable development incorporates everything. It's a very comprehensive term under which almost everything is covered. Okay. And मान लीजिए सब कुछ सही तरीके से चलता रहे, तो we have a hope कि 2047 तक जो हमारा विकसित भारत का सपना है, या 2070 का जो कार्बन न्यूट्रल देश बनने का सपना है, वो पूरा हो जाएगा. You have firm belief on this? I would say we need to work really very hard. We need to देखिए, हम चीजों को कर सकते हैं. एंड आई थिंक 2047 या 2070 से ज्यादा हमें ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने की जरूरत है, rather than वो टाइम. क्योंकि अभी आप देखेंगे तो हमने कुछ टारगेट्स को पहले ही अचीव कर लिया है, क्योंकि हम उन पे काम कर रहे हैं. तो लेट अस फोकस ऑन दी ऑब्जेक्टिव. विकसित भारत बनाने का जो सपना है, लेट अस फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव. उस पे हम आज से, या रादर बीते हुए कल से, हमें उस पे काम करने की जरूरत है, ताकि हम उसको 2047 में अचीव करें, 45 में अचीव करें, 50 में अचीव करें, वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता. हम उस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंडिया ने क्लाइमेट गोल्स पे ये प्रूव किया भी है. हमने अपने कुछ गोल्स को, हमने अपने टारगेट्स को बढ़ाया है. हमने पेरिस के समय कुछ और कमिट किया था, बाद में हमें लगा कि हम तो इसको पहले अचीव कर लेंगे, तो हमने अपने टारगेट को बढ़ाया भी है. सो वी हैव डन दैट. सो वी नीड टू वर्क ऑन द गोल्स, रादर दैन कि 47 होगा, 50 होगा, 70 होगा. लेट अस कि हम इस पे काम करते रहे, हम बहुत कुछ दिखा सकेंगे उसके पहले. और एक बार जब वो जब प्रैक्टिस बन जाता है ना, तो प्रैक्टिस बन जाता है, फिर हम उस दिशा में काम करते ही चले जाते हैं. And that is what is important according to me, rather than 2047 or 2070. Very nice. I totally agree. I think the process is more important rather than the target. Right. तो process सही होगी तो हो सकता है कि target के पहले टाइम ठीक है, टाइम that's okay, वो इतना important नहीं. एक हमारा rapid fire round है शाश्वत जी. तो the first question is if we have a ministry of possibility,
then and you have become the minister of that ministry, what will be your first circular or order that will come out from your office? I think first, my first circular will be that we will we will become very accountable Hmm. to the people. People will be empowered to ask us questions. Hmm. And second thing would also be that I would list down certain very clear cut expectations from public. Hmm. So even they will be expected to follow it in letter and spirit, and then they can question the government in letter and spirit. Perfect. Very nice. Huh. Very nice. What is your latest behavioral change that you have tried to brought in? I think I have become much more sustainable in my lifestyle. So, and I have decided that I'm not just going to work for or think about just humans, Hmm. but also plants and animals. Hmm. So, I'm trying to bring certain changes in my lifestyle and in the way I have been touring, traveling. Hmm. So, a lot of changes I am bringing in myself. Very nice. And which one is your favorite city? Chhapra, Bihar versus Lucknow, UP? Of course, Lucknow, Chhapra, that happens to be my native place. Have been there on occasions only. Hmm. Lucknow, I have lived for comparatively longer time, Hmm. and so because since I have lived there for longer time, and that's more of my native place, so More in definitely alignment more with Lucknow. more connected to Lucknow. Which one is your favorite destination place? Favorite destination place. So, see, I like traveling, and I have traveled to different parts of the country and some parts of the globe as well. I think बाहर भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ. आई थिंक इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है. Hmm. चाहे वो पहाड़ देखने हो, चाहे वो समुद्र देखना हो, चाहे वो आई वुड से फील्ड्स देखना हो, वो एंशिएंट आर्किटेक्चर्स देखने हो, सब कुछ यहाँ मिलता है. तो मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया, अगर आप इंडिया में बात करें तो आई थिंक आई एंजॉय द मोस्ट इन द साउथ. हाँ, बिकॉज वहां पे मुझे लगता है नेचुरल बाउंटी भी है. Which particular city? So not city, not a city fan. Not city. Not a city fan. I would say I like exploring the hinterlands of Tamil Nadu, Karnataka, etc. Kerala also, because वहाँ पे जब मैंने travel किया है, I would say explore किया है, तो मुझे बहुत सारी चीजें मिली. वो cities में तो it's a normal city life. That's okay. City wise अगर आप कहेंगे तो शायद बॉम्बे मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. But I like, not a city fan, so I like places which have some natural beauty as well as some culturally rich past as Very well. nice. Down South India. Right. So I feel मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है. Any specific favorite destination or the dream destination outside India? I think that would be Switzerland. Nice. Any specific book that you want to recommend to our audience? One book, it would really be very difficult to say, but अभी मुझे अगर जो याद आ रहा है, जो मैंने बहुत recently पढ़ी और it made me, I would say, much more humble, is When Breath Becomes Air by Paul Kalanithi. I think that's a good book. मतलब it will make you cry and it will make you think a lot of things. Another book I can say is Humankind. So I think the first one is Breath Becomes Air. Air. Wow. It makes you humble and it makes you realize that we are very inconsequential. Yeah. Very small. Almost we are negligible. Yeah, almost nothing. But still, I still feel that does not mean that we should not work for solving problems of the world. Because वो बूंद बूंद से सागर भरता है. So वहां पे वो आता है, but वो अहंकार नहीं आना चाहिए. हाँ. Any specific message that you want to give to our audience? I think live life to the fullest. Do what you want to do, but at the same time, also think about people around you who may not be able to return for what you do for them, but try to do something for them in your life. I think it would give us a lot of satisfaction. Great.
थैंक यू सो मच शाश्वत। Thank आई you. थिंक हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बातचीत की। आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स, उसके अपने डायमेंशंस इतने ज़्यादा तरीके के वेरिड होते हैं दैट यू टॉक अबाउट द रूरल, यू टॉक अबाउट द अर्बन लोकेशंस, यू टॉक अबाउट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एंड यू टॉक अबाउट द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। Right. तो इतने डायमेंशंस पे बातचीत करके आई रियली फील दैट मे बी हमारे कन्वर्सेशन से लोगों को या हमारी ऑडियंस को बहुत सारा आउटकम या इन मे बी एक्सपीरियंस हुआ होगा। एंड we thank you so much for being with us as a great guest, knowledgeable guest in this particular area. Thank you so much, everyone, for your patience listening. And we are hopeful that you have learned a lot from our conversation. And if you have any specific query, that you can write to us at social@greentree.global. If you want to connect with our guest, we'll also mention his LinkedIn address in the channel description. Thank you so much, everyone, for your love and affection and support so far. Keep sharing and liking our channel. And until next time, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.